Hello student, welcome back again in the second part of heat chapter. वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हीट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था, टेम्परेचर क्या होता है वो भी हमने देखा था. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कौन कौन से वेज होते हैं हीट ट्रांसफ़र करने के. आफ्टर दैट हम लोगों ने लेटेंट हीट क्या होता है वो भी डिस्कस किया था. उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में स्टडी किया था. फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था रिजिलेशन. ओके, सो रिजिलेशन के बेस पे हमने जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था. अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनॉमलस मीन्स होता है अपोजिट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट काइंड्स, यानी कि एक अलग ही बिहेवियर जो शो करता है. मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो होते हैं अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सीरीज़ बात है उनमें एक्सपांशन, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हमें एक्सपांशन शो होगा. और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बिकम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके, और कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब हो जाएगा कि उनकी डेंसिटी जो होगी इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक्सपांशन होने का मतलब होता है उनका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. बट लिक्विड में वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो कि अपोजिट बिहेवियर शो करता है, यानी एनॉमलस बिहेवियर शो करता है. एनॉमलस बिहेवियर ये होता है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को नॉर्मली, जैसे कि अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उसका लिक्विड का, तो उस लिक्विड के अंदर जो है उसके मॉलिक्यूल्स का एक्सपांशन होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने चाहिए, राइट. बट वाटर जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं. ओके, यानी कि अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो स्प्रेड होने की जगह क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. सो डेफिनेशन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. इफ़ वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट contracts instead of expanding. At 4 डिग्री सेल्सियस its volume is minimum. ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, और वहाँ पर डेंसिटी जो होगी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी. ओके, इफ़ द वाटर इज़ हीटेड फर्दर, अगर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा कंटिन्यू हीट करते हैं, इट एक्सपांड्स, यानी कि वहाँ से वो एक्सपांड होना चालू करेगा, जो बाकी अदर लिक्विड मटेरियल जैसे कि एक्सपांशन में आते हैं उसी तरीके से. सो दैट इज़ इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज. दिस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर इन द टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ओके, इसको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ के थ्रू बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, सो देखिए यहाँ पर ये आपका ग्राफ आ गया. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है यहाँ पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है. मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट हो गए. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपांसन की जगह वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपका टेम्परेचर है और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है. सो यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है यहाँ पर 1000.10 है, राइट. फिर उसी तरीके से अगर आप देखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब ये वॉल्यूम यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ होना चाहिए था. ओके, बट वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की जगह क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है. अगेन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वॉल्यूम फिर से डिक्रीज़ हो गया. अगेन टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम अगेन डिक्रीज़ हो गया. सो एट अ 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम सबसे मिनिमम हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम सबसे मिनिमम होगा और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, राइट. आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो है अदर लिक्विड सब्सटेंस के जैसा ही नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा. मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होते चला जाएगा तो इसका वॉल्यूम का एक्सपांशन भी होता चला जाएगा, लेकिन अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक ये आपको एक एनॉमलस बिहेवियर ही शो करता रहेगा. ओके, सो इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम देखते हैं यहाँ पर होप्स एपरेटस के थ्रू इसको समझते हैं. ओके, होप्स इनका पूरा नाम था टीसी होप्स. 1805 में इन्होंने
एनॉमलस बिहेवियर स्टडी करने के लिए एक एपरेटस डिज़ाइन किया था। वो एपरेटस यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पे एपरेटस है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, कंटेनर है, ओके, जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर को फिल किया हुआ है। ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर 2 और ये 1, और यहाँ पर हम लोगों ने एक बीकर लेके लिया हुआ है, और ये एक फ्लैट बाउल है। ये जो है फ्लैट, तो यहाँ पर हम जो है होप्स एपरेटस का वर्क फंक्शन ग्राफिकल नेचर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर जो वाटर फिल किया है हुआ है, सपोज करते हैं उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 और T2 जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके। जो सिलेंड्रिकल ट्यूब से हमने ये फ्लैट बाउल अटैच किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पर ये जो ड्राई आइस है, इस ड्राई आइस की वजह से सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर जो वाटर है जो कि फ्लैट बाउल से कवर्ड है, वो एरिया का वाटर जो होगा वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो वाटर का जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो ये यहाँ का जो वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, ओके। सो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए जो थर्मोमीटर T1 है वो 4 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। और यहाँ का जो वाटर था पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये वाटर जो थी उसकी डेंसिटी मिनिमम थी, राइट। तो यानी कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, तो वॉल्यूम ज़्यादा था तो दैट मीन्स वो वाटर क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पर वो वाटर क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। अगेन फिर यहाँ पर क्या होगा, जो T2 है उसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है, सडनली तुरंत नीचे नहीं आएगा, स्लोली स्लोली वो डिक्रीज होते रहेगा, स्लो प्रोसेस रहेगा। बट T1 के कंपैरिजन में सडनली वो 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आएगा, स्लो टाइम लेगा। यानी कि T1 के कंपैरिजन में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन वो स्लोली स्लोली अपने आप को कूल डाउन करता रहेगा। 12 डिग्री सेल्सियस से माइट भी वो 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 8 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से स्लो डाउन होता जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर जो ड्राई आइस है, यहाँ का जो वाटर, ये वाटर जो नीचे का ऊपर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ का अगेन वाटर जो होगा ड्राई आइस की वजह से उसकी डेंसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ का जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, उसकी इसका टेम्परेचर और डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि 3 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर 1 डिग्री सेल्सियस। बट वाटर का जो एनॉमलस बिहेवियर होता है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर वो 3 डिग्री सेल्सियस होगा और 2 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 1 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होना जाएगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ का वाटर जो होगा वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, और जो फ्लैट बाउल से कवर्ड वाटर था वो उसकी डेंसिटी फिर से यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर वो नीचे आएगा। तो यहाँ का जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर है वो नीचे आएगा, और नीचे का ये वाला वाटर जब उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा 3, 2, 1, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चलता जाएगा। क्योंकि जो 3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग वाटर जो है एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी फिर से मिनिमम हो जाएगी, ये फिर ऊपर जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, अगेन मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर फिर नीचे हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो T2 है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लगेगा, और एट सर्टेन टाइम पे, जैसे हम ग्राफिकल नेचर के थ्रू देखते हैं, T1 सबसे पहले जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, और T2 जो होगा वो थोड़ा टाइम लेगा अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए। बट जैसे ही T1 और T2 दोनों ही 4 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, आफ्टर दैट क्या होगा कि जो T2 है यानी अपर लेवल का जो वाटर है वो कम टाइम लेगा 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में आने, यानी कि वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो लोअर वाटर है, दैट मीन्स जिसका टेम्परेचर T1 दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेगा
ओके, T2 के कंपैरिजन में अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस तक रीच करने के लिए। सो इस तरीके से जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर का वो ऊपर की तरफ आता है। तो रिवर में हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो वाटर के ऊपर आइस जो होते हैं फ्लोट करते हैं, वो यही रीज़न होता है कि मैक्सिमम डेंसिटी वाला जो वाटर होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जो मिनिमम डेंसिटी वाला यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, इसलिए अपर सरफेस जो होता है फ्रीज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर पहले फ्रीज जो हुआ यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो T2 हुआ, आफ्टर दैट T1 जो है कुछ टाइम के बाद वो फ्रीज हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से उसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है अगर वो मैक्सिमम है, ओके, यानी कि एयर ने वाटर को मैक्सिमम लिमिट तक होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। ओके, क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेटेड एयर। और अगर एयर ने जो है वाटर को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से कम होल्ड करके रखा हुआ है, यानी उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे उसने उसे कम होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एयर, राइट। तो इस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ गए। तो होता क्या है उसमें कि दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द ड्यू पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। तो उसमें क्या होता है, जब वाटर एयर जो होता है उसने जो मैक्सिमम वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है, वो जब एक पर्टिकुलर लिमिट से बियॉन्ड चला जाता है, बाहर चला जाता है, बिकम सैचुरेट हो जाता है वो एयर, सो वो स्लोली क्या हो जाता है, ड्यू पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है फॉल डाउन हो जाता है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक ग्लास में हमने आइस क्यूब लिया और उसके अंदर जब देखते हैं हम ये ग्लास के ऊपर जो है थोड़े से वाटर वेपर टाइप के कंटेंट आ जाते हैं, राइट। तो जो टेम्परेचर होता है वो स्लोली क्या होता है, फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और उस टेम्परेचर फॉल डाउन होने की वजह से क्या होता है, जो एयर के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लगती है, और जब वो डिक्रीज़ होने लगता है तो वो एज अ ड्यू पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कि जो वाटर वेपर है, जितना भी वाटर वेपर एक यूनिट वॉल्यूम एयर के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं दैट इज़ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जनरली इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन kg पर मीटर क्यूब। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है उसको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द same volume of air saturated with water vapor or at the temperature is called the relative humidity. Okay, so इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला है, दैट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। मीन्स क्या होता है कि एयर जितना भी हमारे पास 1 क्यूबिक एयर दिया है, 2 क्यूबिक एयर दिया है, तो जो क्यूबिक एयर है, एक एयर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर एक्चुअली वाटर वेपर का कितना मास है, यानी एयर ने कितना वाटर वेपर होल्ड करके रखा हुआ है वो बता रही है। देन उसके बाद बोलता है मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन द वॉल्यूम, यानी कि कितना वाटर हमको और चाहिए कि वो एयर को बिकम सैचुरेट कर सके। ओके, मतलब एयर सैचुरेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट वाटर को होल्ड करना, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी जो वाटर को होल्ड करेगा वो एयर बिकम सैचुरेट हो जाएगा। तो जो एक्चुअल मास ये बोल रहा है, तो ये क्या बोला चाहता है कि 1 क्यूबिक एयर के अंदर कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ओके, वो हो गया। और यहाँ पर ये बताना चाहता है कि एयर सैचुरेटेड, यानी कि एयर को कितने वाटर वेपर की ज़रूरत है जो कि उसको बिकम सैचुरेट कर दे, और यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। अब यूनिट ऑफ हीट क्या है, ये सिर्फ एक सिंपल सा थियरी पार्ट है, उसको देखते हैं। हीट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट, एग्जाम्पल जूल, अर्ग, कैलोरी, किलो कैलोरी। ओके, ये सभी क्या है, हीट की यूनिट्स हैं। The amount of heat necessary to raise the temperature
of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 40.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie। मतलब कि हमें एक अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर दे। कितने टेम्परेचर के बीच में? 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो उसे हम बोलते हैं यानी कि 1 कैलोरी, यानी कि हमने कितना हीट जो है खर्च किया। तो 1 कैलोरी हीट जो है 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज अप करने में खर्च हुआ, और वो टेम्परेचर रेंज था 14.5 से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच का। ओके, सो आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसको। See the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called the 1 kilocalorie। So यहाँ पर सेम उसी तरीके से हमने वहाँ पे ग्राम में बताया था कि 1 ग्राम कैलोरी 1 ग्राम वाटर, और यहाँ पर 1 kg ऑफ वाटर हमने लिया। तो यहाँ पर उसमें 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर रहे थे, तो कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी? वो 1 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पर 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करेंगे तो हमें कितने कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? वो होगी 1 किलो कैलोरी। ओके, सो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 10⁻³ कैलोरी। के मतलब होता है 1000, सो 1000 मीन्स 10⁻³। तो यहाँ पर के का मतलब आ गया, यहाँ पर 10⁻³ कैलोरी आ गया, और 1 कैलोरी जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 4.18 जूल के इक्विवेलेंट होता है, राइट। सो वो टोटल 1 किलो कैलोरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं। स्टेटमेंट देखते क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat capacity of that object। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सपोज करते हैं एग्जांपल के थ्रू, एक आयरन स्फीयर है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर सपोज कर लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसके टेम्परेचर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है। मतलब कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस करना है। ओके, सो अब 21 डिग्री सेल्सियस करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हीट एनर्जी हम जब देंगे आयरन को, सो आयरन क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कितनी कैलोरी हीट वो एब्जॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर जो है 20 से 21 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन। ओके, सो एक डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते यहाँ करते हैं। जैसे कि हमने देखा स्पेसिफिक हीट मतलब होता है हीट एब्जॉर्प्शन। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली कैसा होता है कि हर एक सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है, यानी उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो प्रॉपर्टी अलग होती है तो उनकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं ये पूरा हमने वैक्स से फिल किया हुआ एक फ्लास्क लिया है, और उसके अंदर जो है यहाँ पर हमने 3 स्पीयर लिए, आयरन, कॉपर और लीड। तीनों का मास सेम रखा और तीनों को हमने सेम टेम्परेचर दिया, राइट। तो सेम टेम्परेचर और सेम मास रखने के बाद भी हम ये देखते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन बॉल जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर गेन करता है, यानी मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है, और कॉपर जो है आयरन से लेस रहता है, और लीड जो है आयरन और कॉपर से मिनिमम हीट जो है एब्जॉर्ब करता है। अब हीट ऑब्जर्प्शन पावर आयरन में क्यों ज़्यादा है और बाकी दोनों में आयरन से कम क्यों है? रीज़न, यहाँ पर इसका जो नेचर है आयरन का, वो हीट एब्जॉर्प्शन अपने नेचर के अकॉर्डिंग यानी अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और ये हम प्रूफ होता है ये डायग्राम के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्स है अगर ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो ही तो ये सबसे वैक्स के डीपेस्ट पार्ट तक जा सका है। ओके, उसके कंपैरिजन में हम कॉपर देखते हैं तो वो इंटरमीडिएट पार्ट तक है, और यहाँ पर जो है
लीड जो है लीस्ट डीपेस्ट पार्ट तक है। तो दैट मीन्स कि वैक्स जो होगा मेल्ट होगा, और वैक्स मेल्ट कैसे होगा, जिसके पास ज़्यादा हीट होगा वो वैक्स को मेल्ट करते हुए सबसे डीपेस्ट पार्ट तक जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम है तीनों ऑब्जेक्ट का, और मास भी सेम है। तो टेम्परेचर सेम होने के बाद भी यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन जो हुआ है वो आयरन के थ्रू मैक्सिमम हीट एब्जॉर्प्शन हुआ है, और कॉपर के थ्रू इंटरमीडिएट, और सबसे लीस्ट हीट एब्जॉर्प्शन जो हुआ है वो लीड के थ्रू हुआ है, राइट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आयरन की कॉपर और लीड के कंपैरिजन में मैक्सिमम है, ओके। So where m is the mass of the object and the change in T is the increase in the temperature of that object. Heat lost यानी कि given, यानी कि heat जो होता है lost होता है जब, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब कभी भी हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कूलर वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ रन करता है, तो उसमें लेटेंट हीट में क्या होता है कि बेसिकली जो होता है हीट रिलीज़ होता है और हीट एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, तो हीट लॉस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टी, ओके। फॉर्मूला गया हियर, चेंज इन टी इज़ द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। सो यहाँ पे हम देखना, एक पिक्चर शो करता हूँ मैं आपको ये, ओके। एक टेबल है ये जिसमें आपको पता चलेगा कि सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है। जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट आप देखोगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, पैराफिन का 0.54, कैरोसिन का 0.52, एल्यूमिनियम का 0.215, इसी तरीके से आयरन का 0.110, कॉपर का 0.095 होता है, ओके। सो यहाँ पर हम इस टेबल के थ्रू शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं यहाँ पर कि आयरन का जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो मैक्सिमम है कंपेयर टू किसके, कॉपर के। इसलिए जो है आयरन ने मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब किया, और जो है यहाँ पर ये वैक्स के सबसे डीपेस्ट पार्ट तक जा सका है, राइट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज नॉर्मली हमें पता ही है कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट तक रन करता है। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है यहाँ पर हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी लॉस करता है अपनी, ओके, वो उतनी एनर्जी जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, गेन करता है, यानी कि लेता है। सो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा इक्वल ही रहेंगे। हॉट जितना एनर्जी रिलीज़ करेगा, लॉस करेगा यानी देगा, उतना ही कोल्ड क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक चैम्बर लेते हैं यहाँ पर, ओके, जो कि आइसोलेटेड चैम्बर है यहाँ पर, यानी कि ये गैप जो दिख रहा है इसके अंदर कोई भी यहाँ पर ये वैक्यूम का फुल क्रिएशन है, जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है, अंदर के इन हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हॉट है, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी यानी अपनी हीट एनर्जी लॉस करेगा उतना ही जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट उसको गेन करेगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, इफ़ अ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज़ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब कि अलग होना, यानी कि सराउंडिंग से अलग करना, फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय कीपिंग इट इनसाइड अ हीट रेजिस्टेंस बॉक्स, देन नो एनर्जी कैन लीव द बॉक्स और एंटर द बॉक्स। In this situation, heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. In due course, the two objects attain the same temperature. तो ये जितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट लॉस करेगा उतनी ही एनर्जी जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा, मतलब कि गेन करेगा। तो इस केस में जो इनका टेम्परेचर होता है दोनों ऑब्जेक्ट का वो ऑलवेज क्या होता है, सेम रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रह जाता है, ओके। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया ये थियरी पार्ट यहाँ पे इस चैप्टर का फिनिश होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। तो आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर है ये रहा, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए है। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, इक्वल हीट इज़ गिवन टू टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ अ मास 1 ग्राम, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए और बी जिसका मास कितना है, 1 ग्राम मास है। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस, यानी ए का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है 3 डिग्री सेल्सियस, एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टी टू
यानी ए को हमने चेंज इन T1 दिया और बी को हमने जो है चेंज इन T2 दिखाया। ये ट्रायंगल शेप का मतलब चेंज इन होता है, राइट। सो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद बोलता है विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि ए और बी में कौन से ऑब्जेक्ट की जो हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होगी। सो ये आपका 2 फाइंड हो गया। और Q जो है यानी हीट एब्जॉर्प्शन वो सेम है दोनों का, ए और बी का। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टी। सो Q इज इक्वल टू यहाँ पर एम सी चेंज इन MC1 चेंज इन T1 इज इक्वल टू MC2 चेंज इन T2। ओके, तो ये क्योंकि Q सेम है तो Q1 Q2 हो नहीं सकता, तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर ये M से ये M कैंसिल होगा, ओके, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन T2 अपॉन चेंज इन T1। सो यहाँ पर टेम्परेचर लिखे थे, चेंज इन T2 का टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस और T1 का टेम्परेचर क्या है 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 5/3 यानी कि टेम्परेचर आ गया। सो एज यूजुअल आप देख सकते हो C1 5 है और C2 जो है 3 है। सो सीधी सी बात है कि C1 इज़ ग्रेटर दैन C2। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, C1 किसका है, ऑब्जेक्ट ए का है, C2 किसका है, बी का है। तो A इज़ मोर दैन दैट ऑफ बी। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज इक्वल टू 5/3। ओके, सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है बोलता है लिक्विड अमोनिया इज़ यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर, यानी कि आइस वाटर से आइस बनाने के लिए हम लिक्विड अमोनिया का यूज़ करते हैं फैक्ट्री में। इफ़ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब कि ये जो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस से जो है 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है। कितने वाटर, 2 kg ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी कन्वर्टेड टू बी इवोपरेटेड। सो कितने ग्राम ऑफ अमोनिया जो होंगे इस केस में एवोपरेट हो जाएंगे। सो वापस से एक बार देख ले क्वेश्चन क्या है, समझ लेते हैं कि जो आइस फैक्ट्री है उसमें हम वाटर से आइस बनाएंगे तो उसमें लिक्विड अमोनिया का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक 2 kg ऑफ वाटर का यूज़ करेंगे जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और उसको 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, आइस में बनाना है। सो कितने ग्राम ऑफ अमोनिया जो होंगे इस केस में एवेपोरेट हो जाएंगे, यानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो गिवन में दिया गया द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 341 कैलोरी पर ग्राम। ओके, सो यहाँ पर ये गिवन स्टेटमेंट है, ये पहले से दिया गया है। सो गिवन में हम लिख लेंगे मास क्या हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। M1 चेंज इन T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर 20, इनिशियल 0, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। और C1 मतलब आपका 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। L मतलब हो जाएगा लेटेंट हीट। ओके, ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसका, आइस का। सो ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, टेबल एक बनाया गया वहाँ पे लेटेंट हीट के कॉलम में, तो वहाँ पे मिलेगा 80 किलो कैलोरी पर kg। L2 जो है दैट इज़ द वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया 341 कैलोरी पर ग्राम। ओके, इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया तो 341 किलो कैलोरी पर kg, राइट। सो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको M2, मीन्स कि कितने ग्राम ऑफ अमोनिया जो होता है एवोपरेट होता है, यानी मास M2 फाइंड आउट करना है। सो सेम फॉर्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू MC चेंज इन T प्लस ML, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि इस केस में जो हो रहा है हीट क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। ओके, हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा एडिंग टर्म होता है, राइट। तो Q इज इक्वल टू ML। सो कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द वाटर, तो इज इक्वल टू M1 C1 चेंज इन T1 प्लस M1 L1। सो सब की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो हमारा आंसर आता है दैट इज़ 200 किलो कैलोरी। उसी तरीके से Q2 देखेंगे तो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो M2 L2। सो M2 इंटू 341 है क्योंकि L2 हमारे पास क्या है, ये अमोनिया है, सो 341। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था
जो वार्मर ऑब्जेक्ट होता है और कूलर ऑब्जेक्ट होता है, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है. सो दैट इज़ Q1 इज इक्वल टू Q2. सो वैल्यूज़ को पुट किया हमने यहाँ पर और हमारा फाइनल आंसर जो आता है वो आता है 586.5 ग्राम. पहले केजी में आता है, फिर हमने क्या किया, केजी से उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में वो कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. सो इसी तरीके से आपका ये दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे फिनिश होते हैं. मूव ऑन करते हैं हम थर्ड न्यूमेरिकल पर. ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा. सो लिखा है यहाँ पर, अ कैलोरीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 100 ग्राम, दैट इज़ द गिवन में m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. तो कैलोरीमीटर है तो उसको हमने C से डिनोट कर दिया, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट. तो आपको पता है कि C से रहता ही है, तो C1 इज इक्वल टू 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. It contains 250 gram of liquid at 30 degrees Celsius having a specific heat of 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. कैलोरीमीटर को 250 ग्राम पे कितना 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और स्पेसिफिक हीट कितना दिया 0.4. तो यहाँ पर T1 कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, M2 जो हो गया 250 ग्राम हो गया, C2 जो हो गया 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस हो गया. अब अगर हम इसे किलो कैलोरी से कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ओके. और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. टेम्परेचर जो है वो 30 to 30 डिग्री सेल्सियस हो गया. इफ़ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ अ मास 10 ग्राम आइस पीस को हम ड्रॉप करेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा वो हमको दिखाना है. तो T2 हमारा दैट इज़ द 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, M3 जो होगा 10 ग्राम हो जाएगा और T3 जो होगा वो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पे हमें इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं. तो हम आगे देखते हैं अभी कि करना क्या है. तो हमें फाइंड आउट करना है T, यानी यहाँ पर आइस में कन्वर्ट हो तो दैट इज़ द L मीन्स आइस, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ आइस. सो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और C3 जो है ये वाटर का स्पेसिफिक हीट हो गया, उस वाटर का स्पेसिफिक 1 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. और फाइंड आउट करना है हमें दैट इज़ द टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए एक टेम्परेचर जो होता है. सो फार्मूला Q इज इक्वल टू अगेन MC चेंज इन T. और कैलकुलेशन में देखेंगे Q1 क्या बोलेगा, हीट लॉस्ट बाय द कैलोरीमीटर. तो लॉस्ट करेगा तो कितना होगा M1 C1 चेंज इन T, मतलब क्या हो जाएगा T1 माइनस T. उसी तरीके से Q2 हीट लॉस्ट बाय द लिक्विड M2 C2 दैट इज ब्रैकेट में चेंज इन T मतलब T2 माइनस T. Q3 हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस M3L और Q4 ये Q4 है दैट इज़ द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर फॉर्म्ड ऑन मेल्टिंग आइस M3 C3 और यहाँ पर T फाइनल माइनस इनिशियल. सो ये 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो यानी तो ये एज यूजुअल ऑब्वियसली T ही रहेगा खाली. सो सेम फॉर्मूला अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, कॉन्सेप्ट हीट एक्सचेंज का, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4. सो M1 C1 यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी. Q1 की वैल्यू ये रही, उसको पुट किया. वैसे ही Q2 की वैल्यू यहाँ से मिली, उसको पुट किया. Q3 की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर M3L लिखी है वो हमने रखा, प्लस Q4 की वैल्यू जो है यहाँ से लिया. राइट. तो हमने क्या किया, अब मल्टीप्लाई कर दिया. M1 C1 का मल्टीप्लाई T1 के साथ हुआ, M1 C1 का मल्टीप्लाई जो है T के साथ हुआ, प्लस M2 C2 का मल्टीप्लाई T2 के साथ में होगा और M2 C2 का मल्टीप्लाई T के साथ में होगा. इसी तरीके से M3L प्लस M3 C3 T यहाँ पर आ गया, 0 का तो एज यूजुअल 0 हो जाएगा. फिर हमने अरेंज किया, M1 C1 T1 को इधर ही रहने दिया और यहाँ पे जो आपका M2 C2 है उसको यहाँ पर रख दिया. फिर M3L इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर M3 C3 T एज इट इज़ था और यहाँ का M1 C1 T और M2 CT हम जो है राइट हैंड साइड ले गए. फिर हमने सेम ये पोर्शन एज इट इज़ रखा, M3L प्लस इन तीनों टर्म में आप देखोगे M3 C3 T प्लस M1 C1 T प्लस M2 C2 T, इसमें T कॉमन है तो T को हमने आउटसाइड ले लिया. ब्रैकेट में आ गया M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3. सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया. इस वैल्यू को सॉल्व किया हम लोगों ने. यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल T आता है वो आता है दैट इज़ 20.83 डिग्री सेल्सियस. ओके. सो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो हीट चैप्टर है पूरा फिनिश होता है.
इसका एक न्यूमेरिकल जो है वो मैंने नहीं किया है, वो मैं आपको PDF फाइल यानी जो क्वेश्चन आंसर भेजूँगा उसके साथ में मैं वो भी सेंड कर दूँगा। और आपको जो है ये होमवर्क भी दिया जा रहा है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो है कम से कम 1 टाइम, और जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेजे जाएंगे उसको 1 टाइम लर्न एंड राइट करना रहेगा। ओके, सो बहुत इसलिए, और आपको टेक्स्ट बुक भी रिफ़र करनी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेक्स्ट बुक रिफ़र करना। और क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर रिफ़र नहीं करेंगे तो आपको जो है कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक भी रिफ़र कीजिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।